हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस बायो में। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। जैसे हम कहते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, तो फिर इसका एविडेंस, इसका सबूत क्या है? आज हम ये एविडेंस एक एक करके देखेंगे कि फर्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। स्टडी ऑफ साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसे ही मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो मॉर्फोलॉजी का डेफिनेशन बहुत साफ है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, साइज और शेप के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसे ही मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जो कैरेक्टर आप किसी भी ऑर्गेनिजम्स को देख के बता सकते हैं, जैसे कि कोई गोरा है या सांवला है, कोई मोटा है या पतला है, ये सब आप देख के बता रहे हैं, ये एक टाइप का मॉर्फोलॉजिकल ही है, मॉर्फोलॉजी ही है। यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हम इनमें सिमिलैरिटी बता दें तो ये प्रूव होगा कि हम सिमिलर ओरिजिन के होंगे और शायद हमारे एंसिस्टर भी सेम हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ माउथ जो डॉग का है और शिप का है और फॉक्स का है। पोजीशन ऑफ आइज, नॉस्ट्रिल, एयर पिन्ना, इनके पोजीशंस और इनके बॉडी पे प्रेजेंस ऑफ हेयर, ये बताते हैं कि हमारा जो ओरिजिन होगा वो सिमिलर हो सकता है। उसी प्रकार इन प्लांट्स के लीफ का शेप और लीफ वेनेशन और लीफ में जो पिट्यूल्स प्रेजेंट्स हैं, ये प्रूव करते हैं कि हमारा ओरिजिन मस्ट बी सेम होगा और हमारे एंसिस्टर भी कॉमन होंगे। उसी प्रकार जो दूसरा एविडेंस है, जो दूसरा सबूत है कि इवोल्यूशन हुआ है, वो है एनाटॉमिकल एविडेंस। तो एनाटॉमी क्या होता है? इसमें हम ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, ह्यूमन हैंड, फोरलेग ऑफ ऑक्स, पैटेजियम ऑफ बैट एंड फ्लिपर ऑफ वेल। इन चारों के स्ट्रक्चर में ह्यूमरस और फैलेंजिन्स और बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो मैच करते हैं। देखिए, इनको अगर आप ऊपर से या बाहर से देखें तो इनमें कोई भी सिमिलैरिटी नज़र नहीं आती, और इसके साथ साथ इनके यूजेस भी अलग हैं। अगर ह्यूमन हैंड की बात करें तो ह्यूमन अपने हैंड का यूज़ किसी भी वर्क करने के लिए यूज़ करता है, किसी भी काम को पूरा करने के लिए यूज़ करता है। वहीं पर जो फॉक्स है वो अपना फोरलेग चलने के लिए यूज़ करता है, और जो पैटेजियम बैट है वो उड़ने के लिए यूज़ करते हैं, और फ्लिपर वेल जो है वो स्विमिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर भी इनके अंदर जो बोन्स के जॉइंट्स हैं और बोन के स्ट्रक्चर हैं ये सिमिलर हैं, और इससे हम बोल सकते हैं कि शायद हमारे एंसिस्टर, हमारे पूर्वज सेम हो, कॉमन हो। थर्ड जो है वो है थर्ड एविडेंस जो है वो है वेस्टिजियल ऑर्गन। थर्ड जो इवोल्यूशन का एविडेंस है वो है वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो फंक्शनलेस या फिर अंडर डेवलप, यूजलेस, फंक्शनलेस, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसे कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। वैसे टाइप के ऑर्गन्स को वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। जैसे कि विजडम टीथ, टेल बोन जिसे आप कोकेक्स भी कहते हैं, आप यहाँ पे फोटोज़ इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। आप अगर ज़्यादा डिटेल में देखना चाहें तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हमारे ह्यूमन बॉडी में यूज़फुल तो नहीं होते, बट
वो हर्बीवोरस एनिमल्स में यूज़फुल होते हैं। जो एनिमल्स घास खाते हैं, प्लांट्स पे, टोटली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, वैसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हर्बीवोरस एनिमल कहा जाता है। हर्बीवोरस एनिमल्स में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो यूज़फुल होता है, और वही अपेंडिक्स ह्यूमन बॉडी में किसी भी काम के लिए यूज़फुल नहीं है। ईयर पिन्ना ऑफ मसल्स जो है वो ह्यूमंस में यूज़फुल नहीं है, पर कैट, डॉग ये अपने पिन्नास को मूविंग करने के लिए यूज़ करते हैं। उसी प्रकार ह्यूमन बॉडी में टेल बोन का कुछ यूज़ नहीं है, परंतु आपने देखा होगा मंकी जो है वो ट्री पे लटकने के लिए अपने टेल का यूज़ करता है। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि इतनी सिमिलैरिटी है, तो शायद ये ऑर्गेनिजम्स जो इवॉल्व हुए हैं वो उनके कॉमन एंसिस्टर हो, उनके पूर्वज कॉमन हो, सेम हो। उसी प्रकार पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस है जो फोर्थ एविडेंस है। पैलेंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स करना। फॉसिल्स की स्टडी करने को ही हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। तो फॉसिल्स क्या होता है? फॉसिल्स जो है वो है रिमेनेंट और इम्प्रेशन जो ऑर्गेनिजम्स के प्रिजर्व हो गए हैं डेथ के बाद अंडरग्राउंड, जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लोड्स आ गया, वॉल्केनो इरप्शन हो गए, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिजम्स डेथ होने के बाद सॉइल के अंदर बरीड हो गए, दफन हो गए। तो उनके कुछ अंश सॉइल के अंदर प्रेजेंट्स हैं, उसी को हम फॉसिल्स कहते हैं। हम फॉसिल्स की स्टडी एक मेथड से करते हैं, वो मेथड का नाम है कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग क्या होता है? कार्बन डेटिंग जो होता है उसके अंदर हम लोग कार्बन के दो अलग अलग आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं। एक होता है कार्बन 12 और एक होता है कार्बन 14। कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों ही एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, और ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। और आपको पता ही होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जो है वो अपना फोटोसिंथेसिस और फूड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसी प्रकार प्लांट्स और ग्रासेस जो हैं वो फूड बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और उस ग्रास को फीड करना और उस ट्री के फ्रूट्स को फीड करना ये एनिमल्स का काम होता है, जैसे कि काऊ, बफेलो, ह्यूमन, ये सब ये प्लांट्स को ईट करते हैं। अब मान लेते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो डेथ हो गया, किसी न किसी कारण ये ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, और ऑर्गेनिज्म जो है वो सॉइल के अंदर बरीड हो गया। जिस समय ये डेथ हुई इसकी ऑर्गेनिजम्स की, उस समय कार्बन 12 और कार्बन 14 ये दोनों के अमाउंट कांस्टेंट थे। उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डेथ होने से पहले C12 और C14 का लेवल रेशियो कांस्टेंट था, परंतु उनके डेथ होने के बाद कार्बन का सोर्स अब अंदर आने का रास्ता ही नहीं है। अब हमें पता है कि कार्बन 12 और कार्बन 14 ये दोनों ही एनिमल के अंदर जा चुके हैं। इसमें से जो कार्बन 12 है वो नॉन रेडियो एक्टिव है, मतलब ये एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये वैसे का वैसा ही रह जाता है। लेकिन कार्बन 14 जो है ये एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करता है और ये रेडियो एक्टिव है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन 12 का रेशियो उतना ही रहेगा जितना उसके डेथ होते वक्त था, उस ऑर्गेनिजम्स के डेथ होने वक्त था। लेकिन कार्बन 14 का रेशियो कम होते जाएगा डे बाय डे, दिन बाय दिन वो कार्बन 14 का जो अमाउंट है वो कम होते जाएगा। तो हम कार्बन 12 को स्टार्टिंग एक लेवल मान करके उससे कितना लेवल कार्बन 14 कम हुआ है, इसके हिसाब से इसको स्टडी करके, इसको मेजरिंग करके हम बता सकते हैं कि ये फॉसिल्स कितना साल पुराना है। अगर मैं एक वर्ड में कार्बन डेटिंग को बताना चाहूँ तो कार्बन डेटिंग ये होता है कि मेजरिंग करते हैं हम C12 और C14 के रेशियो को, ठीक है। और जो नेक्स्ट एविडेंस है, 5th नंबर का एविडेंस है, वो है कनेक्टिंग लिंक।
अगर हमें दो अलग ऑर्गेनिजम्स का सिमिलैरिटी दिखाने वाला कोई एक ऑर्गेनिज्म मिल जाए तो हम बोल सकते हैं कि कॉमन एंसिस्टर होंगे। देखिए, कॉमन कनेक्टिंग लिंक को समझना एक ही बात है कि दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर एक ही ऑर्गेनिज्म दिखाएगा तो उसे मैं कनेक्टिंग लिंक बोल सकता हूं। उसी प्रकार आप इमेज में देख सकते हैं कि पेरिपेटस है, लंग फिश है और डक बिल प्लेटिपस है। जो प्लेटिपस है और पेरिपेटस है और लंग है, ये किसी न किसी ऑर्गेनिजम्स का कनेक्टिंग लिंक दिखाते हैं, जिसमें से पहला है पेरिपेटस। पेरिपेटस ये एनालिडा और आर्थ्रोपोडा का कनेक्टिंग लिंक दिखाता है। एनालिडा का क्या कैरेक्टर प्रेजेंट है पेरिपेटस में? तो एनालिडा में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके अंदर सेगमेंटेड बॉडी होती है, थिन क्यूटिकल होता है, पैरापोडियल प्रेजेंट होते हैं। पैरापोडियल ये मोशन के लिए यूज़ करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये एनालिडा वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूज़ करते हैं। इसी के साथ साथ आर्थ्रोपोडा जो है वो उनके पास ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है, वो अपनी सांस लेना ये ट्रैकियल की मदद से करते हैं। उसी प्रकार उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के ये सारे कैरेक्टर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है और वो ऑर्गेनिज्म है पेरिपेटस। इसीलिए हम पेरिपेटस को एनालिडा और आर्थ्रोपोडा का कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। इसके बाद है डक बिल प्लेटिपस। ये कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और मैमल्स में। अब रेप्टाइल्स वाला कौन सा कैरेक्टर डक बिल प्लेटिपस दिखाता है? तो वो है अंडे देने वाले कैरेक्टर। आपको पता ही होगा रेप्टाइल्स जो है वो अंडे देते हैं, तो जो डक बिल प्लेटिपस है ये भी अंडे देते हैं। इसी के साथ साथ इनके पास मैमल वाले भी कुछ कैरेक्टर है। और मैमल वाले कैरेक्टर जो है वो है मेमरी ग्लैंड्स और हेयर का होना। मेमरी ग्लैंड की मदद से ये डक बिल प्लेटिपस अब मिल्क फीडिंग करते हैं। मेमरी ग्लैंड ये बेसिकली मिल्क फीडिंग के लिए यूज़ किया जाने वाला ग्लैंड है। इसी के साथ साथ जो थर्ड वन कनेक्टिंग लिंक है आपकी बुक का वो है लंग फिश। लंग फिश जो है ये कनेक्टिंग लिंक दिखाता है फिशेस और एम्फीबियंस के जैसा। तो फिशेस के जैसा क्या है लंग फिश में? तो ये दिखता ही फिश के जैसा है, इसकी अपीयरेंस ही फिश के जैसी है इस लंग फिश की, इसलिए ये फिश का कैरेक्टर है। और ये एम्फीबियन जैसा रेस्पिरेशन करता है लंग के साथ। देखिए, कॉमन अगर आप फिश ले तो वो फिश जो है अपना रेस्पिरेशन गिल्स के मदद से करती है, लेकिन जो ये लंग फिश है ये फिश के जैसा दिखने के बावजूद ये अपना रेस्पिरेशन लंग के साथ करती है। तो इससे हम इन एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जो मैमल्स है वो इवॉल्व हुआ है रेप्टाइल से और जो एम्फीबियंस हैं वो इवॉल्व हुए हैं फिशेस से। इसी के साथ साथ जो लास्ट एविडेंस है वो है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस ये क्या होता है? तो हम इसमें एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं, इसी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब ही यही होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टडी करना। अगर आप ये इमेज देख रहे होंगे तो इसके अंदर फिश, सैलामेंडर, टर्टाइस, चिकन, पिग, काउ, रैबिट, मैन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर आप इन ऑर्गेनिजम्स को देखा भी होगा तो इन ऑर्गेनिजम्स में कोई भी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन अगर आप इनके एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं तो इनके एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज 1 है उसमें सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स एक सिमिलर स्ट्रक्चर में दिखते हैं। सारे एम्ब्रियो सेम दिखते हैं, लगभग सेम दिखते हैं। इसी के साथ साथ जैसे जैसे ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और जो एम्ब्रियो का स्टेज है वो चेंज होते जाता है, वैसे वैसे इनके बीच की सिमिलैरिटीज़ कम होते जाती हैं। बट इनके अंदर इनिशियल स्टेज में सिमिलैरिटीज़ हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक कॉमन
ऑरिजिन और इनके एंसिस्टर भी सेम होंगे। हम सभी ऑर्गेनिजम्स के एंसिस्टर और इनके ऑरिजिन्स भी सेम होंगे। आप ये सारे स्लाइड्स को अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, एग्ज़ाम्स के नोट्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ फिर मिलेंगे हम न्यू कॉन्सेप्ट के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।